नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। बिहार में सियासत की चर्चाएं अभी चल ही रही थी कि चुनाव हुए, चुनाव खत्म हुए, नतीजे आए, सरकार बनी, मंत्री पद की शपथ हुई। लेकिन उसके बाद अभी तक चर्चा चल रही थी जातिवाद पर, चर्चा चल रही थी सामंतवाद पर, चर्चा चल रही थी वंशवाद पर, परिवारवाद पर, चर्चा चल रही थी बिहार के कास्ट इक्वेशन पर। लेकिन इस पर चर्चा चलती कि अभी एक और बड़ी खबर यह आ गई कि बिहार में 18 मंत्रियों को उनके विभाग, उनके मंत्रालय बांट दिए गए। लेकिन यह बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर यह है कि बिहार में अभी तक जो कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा था, जिसका अनुमान कोई नहीं लगा पा रहा था, और अक्सर बिहार के लिए कहा जाता है कि जो भी ज्योतिष बिहार के लिए भविष्यवाणी करता है, उसकी भविष्यवाणी, उसकी ज्योतिषी हमेशा खतरे में पड़ जाती है। यही हुआ। नीतीश कुमार के लिए लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार इस बार सीएम नहीं बन पाए थे। आप तमाम इंटरनेट पर वीडियोस देखिए ज्योतिषियों के। लेकिन नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली। लेकिन इस बार दिलचस्प यह हुआ कि नीतीश कुमार ने अपने पास गृह मंत्रालय नहीं रखा। गृह विभाग जो है बिहार का, वो इस बार चला गया बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास। सम्राट चौधरी को लेकर अक्सर आपने इस पूरे चुनाव में कैसे आरोप लगे, उन पर विवादों के घेरे में रहे। आरजेडी में थे उस वक्त से लेकर जब जेडीयू में आए, बीजेपी में आए, माफ कीजिए, और बीजेपी में आने के बाद जब तमाम बड़े पदों पर रहे, और बड़े पदों पर रहते रहते दूसरी बार बिहार के डिप्टी सीएम है। और उन पर अब इस बार उनके हाथ में गृह विभाग है। इसको लेकर चर्चा तो होगी, लेकिन बिहार के तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। कैसे मंत्रालय बट रहे, कैसे क्या इसमें बीजेपी का कोई बड़ा फैक्टर है? क्या इसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी की नई नीति है? क्या इसमें बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली है, इसलिए कोई नया दांव बीजेपी ने खेला है? क्या वाकई में यह होने वाला है कि 2.5 साल नीतीश कुमार सीएम, 2.5 साल कोई और? बड़े राज इस आज की इस खबर के पीछे हैं। इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी हैं, हरिशंकर कुमार जी हैं और अभिरंजन कुमार हैं। खास बात यह है कि दोनों ही बिहार के मूल परिप्रेक्ष्य से आते हैं और बिहार की जमीन में उपजी हुई मिट्टी की पैदाइश हैं ये दोनों लोग। तो अक्सर कहते हैं कि बिहार के बारे में बिहारियों से ही बात करिए। हालांकि ये भी कहते हैं कि जब जब किसी को ये गुमान हो जाता है कि उसे बिहार की पूरी नॉलेज आ गई है, तो बिहार कुछ खेल कर देता है। आज फिर हो गया है। तो हरिशंकर जी, क्या अभी तक तो परिवारवाद, वंशवाद का टॉपिक सोच ही रहे थे हम लोग, लेकिन ये बड़ी खबर तब तक ये आ गई। ये वो खबर पीछे छूट गई। देखिए, चुनाव के दौरान आपको याद हो, आप तो बिहार कवरेज के लिए गए थे और 1.5 महीना वहाँ रह के बिताया आपने, और ज़मीन को बहुत अच्छे से परखा। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी रही। बेसिकली चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जब प्रचार करने गए थे तो उन्होंने कहा था कि सम्राट चौधरी को जिताइए और इनको हम और बहुत ज़्यादा कुछ देंगे। आपको याद है वो भाषण प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और यही है वो जो उन्होंने कहा था वही हुआ। मतलब उप मुख्यमंत्री तो हैं ही वो, उसके अलावे उनको गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। मतलब ये कि अब पुलिस, खुफिया तंत्र उन्हीं के पास रहेगा। दूसरी बात, आप पिछले कुछ दिनों से देखिए कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है उस पर लगातार सवाल उठ रहे थे। जब दुलार चंद्र यादव की हत्या होती है, उसके अगले दिन प्रधानमंत्री की रैली होनी होती है, तो उससे पहले मतलब एक दिन बाद, तो उससे पहले अनंत सिंह गिरफ्तार होते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री की अगले दिन रैली होती है। तो कुल मिलाकर के बिहार में सबसे जो चुनौती है इस समय, वो बाकी चीज़ अपनी जगह पे है, बेरोजगारी और वो सब मुद्दे हैं। लेकिन आप जब ये कह रहे हो कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं, सुशासन बाबू का तमगा नीतीश कुमार के पास था। ये कहा गया कि नीतीश कुमार के पास गृह विभाग है, तो सवाल जब कुछ बिहार में होता है, कल ही चर्चा कर रहे थे कि जब कुछ होता है तो नीतीश कुमार से सवाल पूछे जाते, उनकी सरकार पर सवाल उठते। तो भाई क्यों ना गृह विभाग वो अपने पास रखें, लॉ एंड ऑर्डर अपने पास रखें। और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिहार में बीते कई सालों से मुझे लगता है कि इसको लेकर पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। मतलब वो जो कोर्ट ने जंगल राज और उन शब्दों का जिक्र किया था, उसको लेकर अब वो तमगा हटने लगा था बिहार के ऊपर से। उसके बाद क्या हुआ कि नीतीश कुमार के पास से गृह विभाग ले लिया। मतलब नाउ हु इज कंट्रोलिंग बिहार? मुझे लग रहा है बीजेपी के पास अब वो पावर आ गई है। देखिए, पावर आ गई है, लेकिन मुख्यमंत्री को कोई भी जो है वो अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री बहुत मजबूत और दमदार व्यक्ति हैं नीतीश कुमार, और सर्वमान्य नेता हैं, मैं शुरू से कहता हूं। तो ऐसा नहीं है कि सम्राट चौधरी अगर फैसला लेंगे और कुछ उस तरीके का फैसला लेंगे जो लीक से हटके है, और नीतीश कुमार से वो चर्चा नहीं करेंगे, उनकी जो टीम है उससे चर्चा नहीं करेंगे, ऐसा संभव नहीं है। और गठबंधन में ऐसा होता भी नहीं है आमतौर पर। और नीतीश कुमार, आपको याद है ना,
फिर उन पर आरोप ये भी लगे थे कि वो कुर्सी कुमार और पलटू राम भी आरोप उन पे लगते हैं, तो पलटने में टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए बीजेपी भी हर चीज़ का ख्याल रखती है। दूसरा यह है कि आपने गृह मंत्रालय लिया तो बहुत सारी चीज़ों पर जो है स्वाभाविक तौर पे कंट्रोल जो है बीजेपी का रहेगा। बीजेपी के मंत्री हैं सम्राट चौधरी, लेकिन मुझे लगता है कि ये अपने आप में वाकई में बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के पास इस बार गृह विभाग नहीं है और उसको मुझे लग रहा है आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर वो वाले पत्रकार हैं जो कहते हैं हर बात पे ये मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का, ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। नहीं, ऐसा नहीं है। पूर्वाग्रह कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी, आप आगे भी देखिएगा, अगर वैसा कुछ बड़ा करने की सोच भी रहे होंगे तो नीतीश कुमार से वो जरूर पर्सनली जाके चर्चा करेंगे और अगर वहाँ से सहमति नहीं मिलती है तो हो सकता है कि वो उन चीज़ों पर नहीं भी करें। लेकिन वहाँ पर जो पुलिस बल है, दूसरा विभाग जो बीजेपी के पास ही है वहाँ पर, स्वास्थ्य मंत्रालय मंगल पांडे का, उस पर भी काम करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है। और श्रम विभाग, रोजगार बढ़ाना है तो श्रम भी टाइगर हैं, संजय टाइगर हैं मेरे बड़े। बिहार के हर मंत्रालय को काम करने की जरूरत है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने लेकिन बिहार में बहुत अच्छा काम किया। नितिन नवीन के पास इस बार वो गया। अब रंजन, वही चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। सम्राट चौधरी को लेकर जिक्र हो रहा था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि सम्राट चौधरी को गृह विभाग देने के बाद बीजेपी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी पावर अब वो वाली नहीं रही है जो पिछले टेन्योर में थी, या पिछले मैं 20 सालों की बात अगर करता हूं तो पिछले 20 सालों में जो पावर थी, बीजेपी ने इस बार दिखा दिया है कि मैं बिहार में सबसे बड़ी पार्टी, तो गृह विभाग इधर आएगा। देखिए, पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय नहीं रहा है। जब से वो लगातार सीएम बनते रहे हैं उसके बाद से लगातार गृह मंत्रालय उनके पास था। और ये अलग अलग राज्यों में देखेंगे, जैसे दिल्ली में ही देखेंगे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम के पास जो है गृह मंत्रालय नहीं है। यूपी में भी ऐसा ही है। तो जरूरी नहीं कि सीएम के पास ही गृह मंत्रालय हो, बट बिहार के परिप्रेक्ष्य में जब आप देखें, बड़े राज्यों में जब आप देखो, जैसे यूपी की बात कर लें तो गृह विभाग है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जब आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो पहली बार ऐसा कुछ हुआ है जो चौंकाने वाला है। और ये मंत्रालय बंटना सबको चौंका रहा है। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कुछ दिन पहले, चुनाव के पहले जो चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश कुमार सीएम तो बनेंगे लेकिन कुछ दिन के लिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हाँ 2.5 साल वाला फॉर्मूला, तो इसके नज़रिए से भी एक देखा जाना चाहिए। दूसरा, हो सकता है कि नीतीश कुमार के ऊपर जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, तो नीतीश कुमार का हो सकता है कि एक दांव भी हो कि हम देके देखते हैं, आप संभालिए, अगर नहीं होगा तो फिर जब आपकी भद पिटेगी तो फिर मेरे पास ही आना है। तो और जैसे अभी आपने कहा कि बिहार को समझना बहुत आसान नहीं है, तो जिस तरह से बिहार को समझना आसान नहीं, उसी तरह से नीतीश कुमार को भी समझना आसान नहीं है। तो वो हो सकता है कि अब अंदर खाने क्या चर्चाएं हुई, क्या बातचीत हुई, किस मुद्दे पे हुई, ये तो धीरे धीरे छन के आएगा। लेकिन ये फैसला तो बिल्कुल चौंकाने वाला है कि गृह मंत्री जो है इस बार नीतीश कुमार नहीं है, मुख्यमंत्री के साथ साथ सिर्फ मुख्यमंत्री हैं। फिर एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूं कि देखिए, कई बार होता है कि जब आप सीटों पर, मंत्रियों पर चर्चा के लिए बैठते हैं, जब गठबंधन की जब बैठक हुई होगी, एनडीए की जब बैठक हुई होगी शपथ ग्रहण के बाद, तो इस पर भी चर्चा होती है कि भाई हम नंबर 1 पार्टी हैं, आपके मुख्यमंत्री हो गए, तो जो मजबूत मंत्रालय हो हमको दीजिए, वित्त हमको चाहिए, गृह मंत्रालय चाहिए, पीडब्ल्यूडी चाहिए, मतलब मलाईदार मंत्रालय आपके शब्दों में जिसको आप कहते हैं। तो ये सारे मंत्रालय पर चर्चा होती है और स्वाभाविक तौर पे जब कोई बड़े भाई की भूमिका में होता है और वो छोटे भाई के रोल में आ जाता है तो बहुत कुछ लेके जाता है। वही बीजेपी कर रही है। लेकिन ये जो फार्मूला जो आप कह रहे हैं 2.5 साल वाला, हो सकता है संभव हो, क्योंकि 2.5 साल ये बीजेपी पहले भी मायावती के साथ कर चुकी है यूपी में। तो बिहार में अगर होगा तो एक नया प्रयोग होगा, क्योंकि वहाँ पर 2.5 साल वाला कोई फार्मूला इससे पहले। यूपी नहीं है बिहार बहुत अलग है। मैं मायावती और नीतीश कुमार में बहुत अंतर है। बहुत, देखिए, मायावती से उनकी तुलना भी नहीं हो सकती, लेकिन मुझे लगता है कि वो सब बाद की बातें हैं। लेकिन इस समय जो है बीजेपी बहुत
बहुत पावरफुल तरीके से बार्गेन कर पाई है, और उसकी वजह ये भी हो सकता है कि वो सबसे बड़ी पार्टी है, और ये इन्होंने भी कहा होगा कि ठीक है भाई, मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार बन रहे हैं तो डिप्टी सीएम तो स्वाभाविक तौर पे उन्हीं के हैं, और गृह मंत्रालय भी उनको दिया जाए। फिर पीडब्ल्यूडी भी चला गया, फिर स्वास्थ्य भी चला गया, मतलब यही मैं कह रहा हूँ अभिरंजन, क्रीमी जितने बढ़िया मंत्रालय, मतलब जिन पर मेन फोकस है। जैसे आप किसी राज्य की क्या कहते हैं, उसका इंफ्रा देखते हैं, राज्य बढ़िया राज्य कैसे मानेंगे कि तरक्की कर रहा है? उसका इंफ्रा अच्छा होगा, उसका हेल्थ स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, उसकी सड़कें अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद शिक्षा पर अच्छा होना चाहिए, वहाँ के कितने बच्चे खेल में निकल रहे हैं, खेल में योगदान क्या है। ये जितने क्रीमी मंत्रालय थे, ये सब बीजेपी ने अपने मंत्रियों को बांट दिए। उज्जवल आप सारे सवाल हम ही से पूछेंगे, आप भी तो बताइए कि बिहार में जो गृह मंत्रालय बीजेपी के कोटे में गया है, आप क्या सोचते हैं? मतलब आप बिहार के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं 1 महीने जाकर बिहार की पूरी राजनीति को समझ लूंगा। नहीं, आपका भी तो कोई नजरिया होगा ना, आप क्या सोचते हैं मुझे पहले बताइए, तब हम आगे चीजों पर बात करेंगे। पहले आप तो बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं, क्यों मिला बीजेपी को गृह मंत्रालय? मुझे लग रहा है कि जैसे महाराष्ट्र की चर्चा चल रही थी कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो गई, बड़ा काम करेगी। आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा है, या बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की लकीर को आगे खींचने वाला कोई बड़ा चेहरा जो उनके समकक्ष या उनसे आगे निकलने की कोशिश कर पाए, ऐसा कोई चेहरा नहीं है। सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाना बीजेपी की कमजोरी भी है और मजबूरी भी है। मजबूरी इसलिए क्योंकि उनके कास्ट फैक्टर में एकदम फिट बैठते हैं सम्राट चौधरी। आप अभी जितने भी मंत्रियों की शपथ एक बार देखिए, जितने मंत्रियों को, चाहे जेडीयू कोटे से चाहे बीजेपी कोटे से, जो कास्ट फैक्टर, कास्ट इक्वेशन पर ध्यान रखा है, उसमें सम्राट चौधरी एकदम आपको फिट बैठते नजर आएंगे। किस समाज से आते हैं वो? कुशवाहा समाज से। किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? कोरी समाज, कुशवाहा समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो जेडीयू के लिए कितना है मैं आपको ये भी पता है। बीजेपी को उस पर भी अपना स्ट्रांग होल्ड रखना है। कल को जेडीयू बीजेपी के साथ नहीं रही तो बीजेपी के पास वो वोट बैंक आना चाहिए ना। बीजेपी यादव वोट बैंक में भी सेधमारी कर रही है। आप चाहे बिहार में देखो, चाहे उत्तर प्रदेश में देखो, मोहन यादव से लगातार रैलियां करवाई। तो वो वोट बैंक जो विपक्षी दल अपने ऊपर स्ट्रांग होल्ड बनाते थे कि नहीं ये तो मेरा पारंपरिक है ही, बीजेपी ने सेंध मारने की कोशिश उसमें की है। इस बार बिहार में भी अभी की एक रिसर्च में देख रहा था, कई सीटों पर यादव वोट बैंक बड़ा फैक्टर रहा है जिसने एनडीए को वोट दिया है, एनडीए प्रत्याशी को वोट किया है। तो मुझे लगता है कि कास्ट इक्वेशन में एकदम फिट बैठ रहे हैं सम्राट चौधरी। और सम्राट चौधरी के लिए आपको याद होगा, ये वही सम्राट चौधरी हैं जब आरजेडी के साथ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तो पगड़ी बांधकर मैं पगड़ी तब खोलूंगा, केश तब खोलूंगा जब नीतीश कुमार को गद्दी से उतार दूंगा, नीतीश कुमार को हटा के दम लूंगा, ये सरकार गिरा के दम लूंगा। ये वही सम्राट चौधरी हैं जो नीतीश कुमार के साथ मिलकर के डिप्टी सीएम है, नीतीश कुमार सीएम है। और मुझे एक और आखिरी मैं अपना कंक्लूड इसको करते हुए कि नीतीश कुमार, मुझे लगता है कि अब ये जरूरत बीजेपी के लिए है। बीजेपी एकदम से नीतीश कुमार को नहीं हटा सकती, ना केंद्र भेज सकती है। ये पत्रकारिता की समझ और राजनीति की थोड़ी बहुत भी जिसे समझ होगी वो ये समझ जाएगा कि नीतीश कुमार को फिलहाल बिहार की राजनीति से केंद्र पहुंचाना इतना आसान बात भी नहीं और हटाएंगे भी नहीं। देखिए उज्जवल, मैं आपके एक और वजह है जो मैं बताऊं, आप अपनी बात रखिएगा कि नीतीश कुमार कई बार कोशिश हुई है नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने की, लेकिन वो सीधे तौर पे मना कर देते हैं क्योंकि अब उनका दिल्ली में ललन बाबू को भेज दिया, लेकिन उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका दूसरा कारण ये है कि वो केंद्र में बड़ी भूमिका में रहे हैं, कृषि मंत्री, रेल मंत्री, उससे बड़ा मंत्रालय आप उनको अब कौन सा दे दीजिएगा। और आज नहीं, मुझे याद है वाजपेयी सरकार में वो कृषि मंत्री थे, कृषि मंत्रालय में मैं उनसे मिला था। जब रेल मंत्री थे, रेल मंत्रालय में मेरी कई बार उनसे मुलाकात हुई थी। उस समय हम रिपोर्टिंग का भी उस एरा के नीतीश कुमार आखिरी नेता बचे हैं अपनी लीग वाले। देखिए उज्जवल, आपने दो चीज़ें कही। पहला तो आपने ये कहा कि जो क्रीम मंत्रालय है वो बीजेपी को चला गया। तो ऐसा नहीं है, इसके पहले भी जब सरकार थी तो ये सारे मंत्रालय बीजेपी के पास ही थे। जैसे गृह मंत्री को सिर्फ छोड़ दिया जाए तो स्वास्थ्य और विधि मंगल पांडे, पहले भी स्वास्थ्य मंगल पांडे के पास था। भूमि राजस्व और खनन विजय सिन्हा के पास, भूमि राजस्व बिहार के प्रदेश अध्यक्ष के पास है, संजय जायसवाल के पास था। कृषि रामकृपाल यादव के पास, इसके पहले भी विजय सिन्हा के पास कृषि था। पीडब्ल्यूडी नितिन नवीन के पास पहले भी था, पीडब्ल्यूडी विजय सिन्हा के पास भी रहा। उद्योग दिलीप जायसवाल के पास इस बार आया है, वो भी नीतीश मिश्रा के पास पहले था। तो श्रम संजय टाइगर, तो ये भी पहले बीजेपी के पास ही था। तो जो मंत्रालय मिले हैं
ये ऐसा नहीं है कि पहली बार बीजेपी को दिया गया है, इसके पहले देता जाता रहा है। मंत्रियों के नाम देख रहे हैं, आज जो मंत्रालय की घोषणा हुई है, बंटवारा जो हुआ है, इसमें कोई यादव समाज से भी आते हैं जिनको बड़ा मंत्रालय मिला है? कृषि में जो है रामकृपाल यादव को दिया गया है, रामकृपाल यादव को कृषि दिया गया है। ये बहुत बड़ा मंत्रालय है बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यादव समाज जो है 14% बिहार में, और आप उसको हमेशा वही पार्टी सत्ता में वहाँ रहेगी जो यादव समाज को साथ में लेके चले। एक चीज, अभी एक सवाल जैसे उठा जब मैं कल की मंत्रियों की लिस्ट देख रहा था ना, एक मुझे बात बताइए, मैं समझने की कोशिश करूंगा। जैसे कल की मैंने जो लिस्ट देखी, यादव और भूमिहार की मैं कंपैरिजन कर रहा था। भूमिहार वोट जो होता है वो एनडीए का और बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। बीजेपी ने इस बार, जब आप लिस्ट देखोगे, कल जो शपथ दिलाई है उसमें भूमिहार जितने मंत्री हैं और यादव मंत्री लगभग बराबर कर दिए। भूमिहार नाराज नहीं हो जाएगा इससे? मैं अभी इस पे हम एक चिट चैट भी करेंगे, इसी का हमने एक टॉपिक भी रखा है। मैं आपको बहुत बहुत टॉप सोर्सेज से ये बात बता रहा हूँ कि बिहार के एक मंत्री हैं जो पूर्व हो गए हैं, उनके पास फोन जाता है, बता ही दीजिए। हाँ, मैं जीवेश मिश्रा के पास फोन जाता है और ये कहा जाता है कि आपको मंत्रालय नहीं दिया जा रहा है, आपके लिए कुछ अच्छा रखा गया है। पूरे मतलब नया कुर्ता पजामा सिलवा के वो बैठे हुए थे, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि इस बार हमें भी मंत्री पद दिया जाएगा। अचानक उनके पास ये फोन जाता है, वो थोड़ा मायूस होते हैं, चिंतित होते हैं। लेकिन आज वो दिल्ली में है, जो मुझे सोर्स से जानकारी मिली है, आज वो दिल्ली में है और उनको जेपी नड्डा का फोन गया है। दूसरी बात यह है, मिलेगा नहीं मिलेगा ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ऐसी चर्चाएं हैं कि उन्हें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बना सकता है। तो जो आपने नाराजगी वाली बात कही, जैसे ही जीवेश मिश्रा या कोई भी भूमिहार प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो वो नाराजगी पट जाएगा। पहली चीज। जीवेश मिश्रा ये भी बताइए कि कारोबारी हैं और पिछले मंत्रालय में भी पिछली सरकार में वो मंत्री थे और जाले से चुनाव जीत कर आए हैं। जाले से तीसरी बार चुनाव जीत के आए हैं। इसके पहले उनके पास श्रम रहा, स्किल डेवलपमेंट। बीजेपी धैर्य बहुत देखती है। आप वो शिवराज सिंह चौहान को देखिए, इसमें मैं एक बात और जोड़ रहा हूँ। बढ़िया दिया, आज खुश हैं और बड़े पद पर बैठे हैं। इसमें मैं एक बात और जोड़ता हूँ कि जो आप देखेंगे ब्राह्मण और भूमिहार मंत्री की संख्या कम कर दी गई है। अगर भूमिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि जीवेश मिश्रा अध्यक्ष बनाए जाते हैं, अगर भूमिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो एक ब्राह्मण को मंत्रालय दिया जाएगा, ठीक है। और अगर ब्राह्मण को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो एक भूमिहार को मंत्री पद दिया जाएगा। अब जो मैंने लिस्ट निकाल के रखा था कि ब्राह्मण से जो 3 चेहरे हैं, नीतीश मिश्रा उद्योग मंत्री थे, इस बार उनको शपथ नहीं दिलवाया गया है, यही कॉम्बिनेशन में फंस गए। झंझारपुर से चुन के आए हैं, अच्छे खासे वोट से चुन के आए हैं। दूसरा मिथिलेश तिवारी, मिथिलेश तिवारी पे देखेंगे तो थोड़ा सा मेहरबान है केंद्रीय नेतृत्व। मिथिलेश तिवारी को पिछली बार टिकट दिया गया चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। मेहरबानी की वजह, पिछली बार पहले वो विधायक थे, फिर उनको लोकसभा का टिकट दिया गया, चुनाव हार गए, फिर इस बार विधानसभा का टिकट दिया गया और वो चुन के विधायक आए। हालांकि मंत्री नहीं बने हैं, संगठन का उनके पास नेतृत्व करने की क्षमता है, वो संगठन में काम कर चुके हैं। तीसरा एक नाम है सतीश चंद्र दुबे। सतीश चंद्र दुबे राज्यसभा से हैं, अभी फिलहाल केंद्र में वो खनन मंत्री, कोयला खनन मंत्री हैं। तो एक चांसेस ये भी है कि सतीश चंद्र दुबे पे भी जो है केंद्रीय नेतृत्व में मेहरबान है, और खास करके दिल्ली चुनाव के समय उन्होंने पूर्वांचलियों को साधने के लिए खूब ताकत लगाई थी। तो सतीश चंद्र दुबे, ये 3 ब्राह्मण नाम है जो प्रदेश अध्यक्ष के चर्चा में है। दूसरी तरफ जब आप जाएंगे भूमिहार कैंडिडेट, तो जो सबसे मैंने पहला नाम बताया था चर्चा में, जीवेश मिश्रा, जाले से जीत के आए हैं, तीसरी बार जीत के आए हैं, 2 बार मंत्री रहे हैं। इस बार नगर विकास था उनके पास, उनके नेतृत्व में पटना में मेट्रो का उद्घाटन हुआ। काम पहले से शुरू हो गया लेकिन उद्घाटन उनके नेतृत्व में हुआ। उसके अलावा उनके पास श्रम रहा है, स्किल डेवलपमेंट उनके पास रहा है। दूसरा एक नाम है रजनीश कुमार। रजनीश कुमार तेघड़ा से चुनाव जीत कर आए हैं। इसके पहले वो 2 बार एमएलसी रहे। वो सुशील मोदी के काफ़ी करीबी नेता माने जाते हैं। 2 बार केंद्रीय संगठन में उन्होंने भूमिका निभाई है, मंत्री की, संगठन में मंत्री पद की भूमिका उन्होंने निभाई है। और इस बार जो है तेघड़ा से वो चुन के आए हैं, उनको मंत्री नहीं बनाया गया है। तो उनके ये सांगठनिक नेतृत्व को देखते हुए हो सकता है कि उन पे भी बीजेपी दांव लगाए, लेकिन वो थोड़ा सा सोअर हैं, सौम्य व्यक्ति हैं,
और बीजेपी को बिहार में फायर ब्रांड चाहिए। तीसरा एक नाम है मनोज शर्मा। मनोज शर्मा भी संगठन के आदमी है, अरवल से चुनाव जीत के आए हैं, उस अरवल से जहां पे समीकरण पूरी तरह से बिगड़ा हुआ दिख रहा था एनडीए के पक्ष में, मतलब कोई चांस नहीं था, वहां से चुनाव जीत के आए हैं। इसके पहले वहां से माले के विधायक थे और इस बार माले के विधायक को हरा के, माले को हराना बहुत टफ काम है और माले को हरा के ये आए हैं। और इसके पहले वो लगातार संगठन में प्रवक्ता के पद पर बने रहे हैं, जीतने के बाद भी और हारने के बाद भी। जब वो चुनाव हार गए एक बार गो से, तब भी। तो ये 3 नाम जो है भूमिहारों के और ये 3 नाम ब्राह्मणों के, ये चल रहा है। एक चीज़ और है, मैं आपको बताऊं कि भूमिहार जो है वो बिहार में जो मतलब राजस्व मंत्रालय क्यों दिया गया है विजय सिन्हा को, इसीलिए दिया गया है कि ज़मीन पर वो ब्राह्मण हैं जिन्होंने खेती को चुना। भूमिहार इसीलिए कहे गए, भूमि वाले जो ब्राह्मण हैं वो भूमिहार हैं। तो राजस्व मंत्रालय किसको दिया गया है? विजय सिन्हा को दिया गया है। इसीलिए दूसरा मंत्रालय की चर्चा तो हो सकती है, लेकिन ये उन्हीं को क्यों दिया गया, इसीलिए। फिर जेडीयू की भी तो बात करिए, जेडीयू के पास क्या बचा? जेडीयू के पास शिक्षा, एजुकेशन नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं। वो अक्सर दबी जुबान में इस बात की बिहार में चर्चा होती है कि एजुकेशन अगर हम बीजेपी को दे देंगे तो वो आरएसएस की नीति को आगे बढ़ाएंगे, आरएसएस जो कहेगा वो करेंगे। ऐसा है नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दबी जुबान में जेडीयू के बीच में इस बात की चर्चा होती है। एजुकेशन वो नहीं दे रहे हैं। और क्या बचा? वित्त बचा हुआ है, पूरा फिनेंशियल। इसके पहले वित्त जो है उप मुख्यमंत्री के पास होता था। आप याद करिए, इस बार भी वित्त जो है बजट सम्राट चौधरी पढ़े थे, उसके पहले लगातार सुशील मोदी बिहार का बजट भाषण पढ़ते रहे हैं। तो वित्त बच गया, शिक्षा बच गया, और ग्रामीण कार्य जो है, ग्रामीण विकास, जो नीतीश की जो छवि बनी है लोगों के बीच में, गांव से बनी है, तो ग्रामीण विकास अशोक चौधरी के पास था, वो इस बार भी रोक लिया गया, नहीं दिया गया है। हालांकि बीजेपी चाह रही थी कि ग्रामीण विकास को अपने पाले में लिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार बिल्कुल। दो चीज़ और मैं बताऊं, बिहार में इस मंत्रालय की भी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन प्लानिंग इसकी भी है। एक स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय पर भी बात हुई थी, हो सकता है कि वो मंत्रालय भी नया हो और उस पर किसी न किसी को मंत्रालय वो किसी को दिया जाए। स्किल डेवलपमेंट इसके पहले जीवेश मिश्रा मंत्री रह चुके हैं, उनके पास नहीं, लेकिन उसको और स्ट्रॉन्ग करने की बात चल रही है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट से रोजगार का सृजन है। खाने को लेकर भी कुछ एक बार बोला था वो भी। हाँ, और एक स्किल डेवलपमेंट है। दूसरा जो इंडस्ट्री मंत्रालय है उसको मतलब लघु उद्योग और जो बड़ा उद्योग है, बृहत उद्योग, उसको भी स्ट्रॉन्ग करने की बात इस बार हुई है। चलिए ठीक है, ये सब तो होता रहेगा। मुझे नित्यानंद राय के बारे में बताइए, क्या सोच रहे हैं आप लोग? बड़ी चर्चा उनकी चल रही थी, 2.5 साल वाले में उनका भी नाम था। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, जो अभी हम बात ये कर रहे थे कि विजेंद्र यादव को जो है, जो आप कह रहे थे कि यादव वर्सेस भूमिहार, तो विजेंद्र यादव को वित्त विभाग दिया गया है अभी वाले में जो आया है। अभी वाले में जेडीयू के ये हैं, ये जेडीयू के कद्दावर नेता हैं। चूंकि उनके पास अभी मंत्रियों की लिस्ट कम है, तो उनको 3 मंत्रालय दिया गया है, वित्त, कॉमर्स और ऊर्जा। ठीक है, ये तीनों। उसके अलावा परिवहन श्रवण कुमार को दिया गया है। अशोक चौधरी को दोबारा ग्रामीण कार्य रखा गया है, पिछले बार भी ग्रामीण कार्य मंत्री थे, इस बार भी रखा गया है, उन्हीं को दिया गया है। और इसमें पिछली बार चुनाव से पहले इस बात की चर्चा भी थी कि अशोक चौधरी ने ग्लोबल टेंडर जारी करके जो है बाहरी लोगों को यहाँ समिट, तो उसको ग्लोबल टेंडर जारी करके यहाँ विकास के कार्यों को जो है छोटे छोटे कार्यकर्ता लेवल के जो हैं, वो जो बनते हैं ठेकेदार, उनको नहीं मिल रहा है, तो वो नाराज़ हैं। तो इस बात को लेकर नीतीश कुमार भी नाराज़ हो गए कि ऐसा क्यों किए कि हमारे कार्यकर्ता नाराज़ हैं। तो ऐसी चर्चाएं आई थी, जबकि वो चुनाव के समय और चुनाव बाद फुस हो गई। तो दोबारा फिर से जो है अशोक चौधरी पे नीतीश कुमार ने भरोसा जताया है। नित्यानंद राय को लेकर मैं पूछ रहा था, बड़ा नाम चल रहा था। देखिए नित्यानंद राय यादव समाज से आते हैं और समस्तीपुर का जो एक इलाका लगता है, वहाँ से वो सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री। हाँ, लेकिन उजियारपुर से जीत के आते हैं। लेकिन नित्यानंद राय को उसके आगे सोचेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय मंत्रालय में उनको लेके जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रामकृपाल यादव का उनसे बड़ा कद है। बेशक वो केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन रामकृपाल यादव का कद बड़ा है उनसे।
दूसरी बात है कि नित्यानंद राय को इस समय इसलिए नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहती है बीजेपी कि अगर हो सकता है कि अगर ये फार्मूला 2.5 साल तुम्हारा 2.5 साल हमारा वाला लागू हो जाए तो आगे इनको कोई मंत्रालय दिया जाए, या मुख्यमंत्री पर तो मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री पर बीजेपी बना सकती है। बीजेपी तो कुछ भी कर सकती है जैसा मध्य प्रदेश में किया, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में मध्य प्रदेश वाला इक्वेशन नहीं है। आप यादव समाज पर इतना भरोसा करके अगर बीजेपी आप वो बनाएंगे तो फिर क्या होगा कि इधर जो भूमिहार हैं, ब्राह्मण हैं, बाकी सब हैं, वो धीरे धीरे नाराज होते चले जाएंगे। तो नित्यानंद इक्वेशन वही मैं कह रहा, कास्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल। मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि यादव समाज से जैसे मुख्यमंत्री बनाएंगे आप आज आरजेडी का ये हालत क्यों है? क्योंकि आरजेडी ने पूरा फोकस किया यादव समाज और मुस्लिम पे किया, तो इसीलिए बहुत सारी पार्टी जो जातीय समीकरण है उनके पक्ष में नहीं है। भूमिहार उनसे बहुत जुड़ना नहीं चाहता, राजपूत उनसे जुड़ता नहीं है, जुड़ता भी है तो कट जाता है, ब्राह्मण समाज उन पर भरोसा नहीं करता। नहीं तो कहाँ 75-80 सीट और कहाँ 25 पर आके आ लटके हैं। पूरा इक्वेशन जो है आप बना तो देंगे, लेकिन अगर वैसा करना होता तो नित्यानंद राय को इसी बार ले आते। जब उपेंद्र कुशवाहा का बेटा बिना कहीं से जीते हारे अगर मंत्री बन सकता है तो आप उनको बुला करके और एमएलसी बना करके भेज देते। नाम चर्चा में ले लिया, एक गई है उनके पास भी, उन्हें मिला है पंचायती राज विभाग, पंचायत कुशवाहा के बेटे को। देखिए बात तो होती है कि परिवार की पार्टी, लेकिन वो तो परिवारवाद के ही पिताजी अभी बेटे को बनवा रहे हैं, और बेटा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि ये समझ नहीं आया मुझे इस बात से। मैं आप लोग को सच बताऊं, दर्शकों को बताऊं, मुझे इस बात से कोई ऐतराज, कोई आपत्ति नहीं होती है कि परिवारवाद, भाई किसी का बेटा, किसी की बहू चुन करके आ रही है तो उसको जनता चुन रही है। मुझे सवाल और आपत्ति इस बात पे हुई जिसको जनता नहीं चुन रही है उसको भी आपने बुला करके शपथ दिलवा दी मंत्री पद की, अब बाद में हम एमएलसी बना के भेज देंगे। ये क्या, ये मतलब अलग ही राजनीति। आपकी पत्नी विधायक हैं, ठीक है, आप खुद बड़े ओहदे पर हैं, ठीक, आप पार्टी के मुखिया हैं, सब। आपने अपने बेटे को सेट करना था तो उसका तर्क ये दे रहे हैं कि हजारों करोड़ की, लाखों करोड़ की नौकरी अरे मैं कह रहा किसी को पता लग जाए कि मंत्री बनना है, वो करोड़ों रुपए की नौकरी छोड़कर चला आएगा, उसमें एहसान कौन सा आप जता रहे हैं? इसमें देखिए, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चुनाव के पहले जो चर्चाएं चली थी कि उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात पे भी डील किया है कि हमें एक एमएलसी चाहिए। अगर वो अपने बेटा को अभी मंत्री नहीं बनाते तो बीजेपी एमएलसी कब देती ये नहीं कहा जा सकता है, वो देती, शायद देती। मतलब ये बात सहर्ष एक्सेप्ट करें ना कि अपने बेटे को सेट करना था इसलिए हमने खुलेआम कर दिया। दूसरा ये एक तरह का, पार्टी में कोई एक कार्यकर्ता ऐसा नहीं था जिसने कर दिया। उज्जवल, एक प्रेशर पॉलिटिक्स है बीजेपी पे कि बीजेपी को दबाव में कैसे लाया जाए, पहली चीज ये। दूसरा उन्होंने खुद, उपेंद्र कुशवाहा ने खुद इस बात को लेके कहा कि हमारे पास ऐसा कोई भरोसेमंद कार्यकर्ता नहीं था, हमने जिसको भी बनाया वो छोड़ के भाग गए, तो इसलिए हम अपना भरोसा रखने के लिए। आपकी रैली में भीड़ नारे लगाए, आपकी भीड़, जो कार्यकर्ता बेचारा घर से निकल के आ रहा, झंडा उठा के वो चल रहा है, गाड़ी का तेल वो फूक रहा है, और पद मिल जाए मलाई बेटे को। अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात हो रही है तो बीजेपी की ही बात ना करिए, उनके नीतीश कुमार से भी अच्छे नहीं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और उनके बेटे के लिए शायद नीतीश कुमार ने भी मना नहीं किया होगा। आप ये समझिए कि हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने ना कहा हो, उन्होंने नीतीश जनता को क्या मिला, जनता तो ठगी हुई महसूस कर रही है। एनडीए की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा ने खुद ये बात ना कही हो सकता है नीतीश कुमार ने कहा हो कि इसको बनाइए। सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को टारगेट नहीं करता, मांझी जी को देख लीजिए, मतलब आप खुद, फिर आपका उसमें बेटा, ठीक है, बेटा आपका बिहार कैबिनेट मंत्री, आप बन गए केंद्र के मंत्री, आपकी बहू विधायक, अब बहू की माँ, मतलब आपकी समधन को भी आपने बना डाला, तो कितना रिश्तेदारी निभा रहे हो भाई। देखिए यही चीज़ें यूपी में चलती हैं। अखिलेश जी के देख लीजिए, पूरे खानदान में खानदान पॉलिटिक्स। तो मुझे लगता है कि बीजेपी और एनडीए, बीजेपी उनके सहयोगी दलों को फिर ये सवाल उठाने का हक चला गया। मुझे लग रहा है कि बिहार में कल की शपथ के बाद बीजेपी को इस देश में और एनडीए को, किसी भी सहयोगी दल को इस देश में अब ये हक नहीं रह गया सवाल उठाने का, परिवारवाद का आरोप लगाने का। देखिए, बाकी प्रदेश में तो बीजेपी बचा पाई अपने इस छवि को, लेकिन बिहार में शायद उनकी बात उस ढंग से हो नहीं पाई, चाहे मजबूरी कहिए चाहे ज़रूरी कहिए, कि बिहार में ऐसा नहीं कर पाए, और नहीं कर पाए तो सत्ता में तो आ गए, लेकिन एक दाग जो दूसरे के लिए आप कहते थे वो दाग आपके लिए अच्छे हो गए। भाई इसीलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ,
मैं वही कह रहा हूँ कि प्रेशर, गठबंधन पॉलिटिक्स और प्रेशर पॉलिटिक्स को बीजेपी वहाँ पे थोड़ा झेलना पड़ रहा है। बाकी राज्यों में वो अपने दम पे है, अपने बलबूते हैं, तो इस चीज़ को दरकिनार कर दे थोड़ा बहुत। 100% तो कहीं भी कोई दरकिनार नहीं कर सकता है। ये कोई कहे कि मैं प्योर एक एक कार्यकर्ता हमारे बिल्कुल उपजाए गए हैं ज़मीन से, ऐसा नहीं है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं परिवारवाद की वो ठप्पा लगता ही लगता है। लेकिन यहाँ पे जो उपेंद्र कुशवाहा ने गेम किया कि आपने जो मेरे से वादा किया था निभा दीजिए, ये मौका है, और उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बना दिया। अब देखिए बात चूंकि इनके बेटे को बना दिया गया, इसीलिए बात इतनी चर्चा में हो रही है। नितिन नवीन के पिताजी भी मंत्री थे, उधर विजय चौधरी जो सरायरंजन से हैं, उनके पिताजी भी विधायक रहे हैं। तो ऐसे तो अशोक चौधरी के पिताजी महावीर चौधरी विधायक रहे हैं। तो यहाँ कई पीढ़ियाँ चली आ रही हैं बिहार में, और आप उसको हटा नहीं सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अभी विजय चौधरी नीतीश कुमार के बहुत खासम खास हैं। हालांकि अभी प्रशांत किशोर ने थोड़ा सा नाराज़गी की खबर चली थी, लेकिन अब तो नाराज़गी ख़त्म हो गई, अब तो मंत्रालय भी मिल गया, तो नाराज़गी भी ख़त्म है। तो कुल मिलाकर के है कि ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो वहाँ पर, आरोप तो आप किसी पर लगा दें, लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो परिवारवाद का मतलब सबसे सटीक उदाहरण है। ये बेशक मांझी और ये लोग अभी चर्चा में आए हैं, लेकिन और भी बहुत परिवार हैं। चलिए ठीक है, इसको कंक्लूड करते हुए एक आखिरी सवाल और पूछूंगा। मुझे लगता है कि कल की जो जिन विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कास्ट इक्वेशन थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया और कई चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा गया, जो मुझे इस बार लगा। मैं इस बार जब पूरे बिहार में घूमा हूँ, तो जैसे अयोध्या का राम मंदिर है ना, ऐसा ही एक बड़ा फैक्टर सीता जानकी मंदिर था, जो सीतामढ़ी में बनने वाला है, और उसको लेकर के खुद प्रधानमंत्री गए थे। वो बोर्ड भी मैंने दिखाया था, उस पर पूरी स्टोरी की है मैंने। तो वो मंदिर बड़ा फैक्टर बनना है, और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री कई बार मंचों से खड़े हुए और बोला कि जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना, ऐसे ही इस बार बिहार में जानकी माता का बड़ा मंदिर बनने वाला है। जिस जगह पे वो मंदिर बनना है, वो सीतामढ़ी विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है। सीतामढ़ी से सुनील पिंटू, उनसे बात भी हुई थी हमारी इस बार जब गए थे, तो सुनील पिंटू जीत भी गए। सुनील पिंटू के लिए खुद गृह मंत्री ने कहा था कि इस बार सुनील को जिताओ, इसको बड़ा आदमी बना देंगे। सुनील जीत गए। सुनील पिंटू का हालांकि एक एमएमएस भी वायरल हुआ था, खूब चर्चाओं में रहे चुनाव के बीच में। हालांकि वो चुनाव जीत गए, एन प्रकार जो भी हो। सुनील पिंटू को, सिर्फ सुनील पिंटू नहीं, सीतामढ़ी के आसपास के क्षेत्र से किसी को भी मंत्री ना बनाना, आपको लगता है ये लोगों के बीच में इसकी नाराजगी जाएगी? नहीं, देखिए बीजेपी जो है ना, कहीं भी किसी भी राज्य में आप देखें, चाहे केंद्र में देखें, एक बार अपने इक्वेशन के हिसाब से बनाती है। उसके बाद जो है, बाद में धीरे धीरे जो अगर लगता है कि उनको डैमेज होने वाला है, तो डैमेज के बाद नहीं, डैमेज बिफोर ये कंट्रोल कर लेते हैं, डैमेज कंट्रोल कर लेते हैं। तो हो सकता है, अभी बहुत सारी चर्चाएं हमने की है ना कि भूमिहार और ब्राह्मण में कुछ और भी लोग को बड़े पद दिए जा सकते हैं, चाहे मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो अगर इनको लगता है कि हमारा डैमेज हो सकता है, या पर्टिकुलर उस इलाके में अगर हमको कुछ आगे परेशानी हो सकती है, तो बीजेपी उसको। एक चीज़ और बताऊं, सीतामढ़ी के बारे में अगर बात कर रहे हैं, तो ये वही जगह है जहां पर धरती से माँ सीता पैदा हुई थी, और उस समय, उस जमान लाखों साल, हजारों साल पहले की कहानी है कि वहाँ पर उस इलाके में, जनकपुर इलाके में, जिसको मिथिला कहते हैं, वहाँ पर सुखाड़ हुआ था, और कहा यह गया था, ज्योतिषों ने और बड़े बड़े विद्वानों ने भविष्यवाणी की थी कि अगर वहाँ पर सुखाड़ में खुद राजा अगर हल चलाएंगे, तो उससे वहाँ पर खुशहाली आएगी और बारिश होगी। तो राजा जनक ने हल चलाया था, और उसी हल से नीचे से घड़े में से माँ सीता आई थी, प्रकट हुई थी। तो उस हिसाब से तो फिर नीतीश कुमार को वहाँ चुनाव लड़ जाना चाहिए था। नहीं, राजा भाई, अगर नीतीश कुमार बीजेपी के सोच वाले होते तो जरूर लड़ जाते। जैसे हमारे प्रधानमंत्री वाराणसी से लड़ते हैं, जबकि वो गुजरात चौधरी को लड़वा देते तारपुर की जगह। देखिए उज्जवल, आपने जो अभी कहा ना कि सीतामढ़ी, तो आप सीतामढ़ी को सिर्फ सीतामढ़ी के तौर पे मत देखिए, उस पूरे इलाके को मिथिला देखिए। और मैंने पहले ही कहा कि ऐसी चर्चा है कि जीवेश मिश्रा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ऐसी चर्चा है कि जीवेश मिश्रा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो उस परिस्थिति में अगर जीवेश मिश्रा प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, तो जो आपने कहा कि वहाँ के क्षेत्रों के लोगों की जो नाराज़गी है, वो ख़त्म हो जाएगी।
कि भाई एक मंत्री न मिलके हमें पूरा संगठन मिला, पूरा पार्टी हमारा है, वो डैमेज कंट्रोल वहाँ से कंट्रोल हो जाएगा। तो देखिए बिहार की सियासत को आप कई घंटों, कई महीनों, कई सालों इस पर चर्चा करते रहिए, ये चर्चा कभी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि ये राज्य अपने आप में अनोखा है और इसे वरदान भी मिला है अलग अलग तरह से। भाई वरदान है पूरा, नालंदा के टाइम से, मगध के टाइम से आप देखिए इस राज्य का अपना एक अहम रोल है। तो राजनीति हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सब में इसका अपना अहम योगदान है। और इसीलिए बिहार की सियासत, बिहार को समझना इतना आसान काम नहीं, इतना क्या मैं कह रहा हूँ, बहुत आसान काम नहीं है। बिहार को समझने के लिए आपको कई महीनों, कई सालों बिहार की मिट्टी में नंगे पैर भी भटकिए आप, तब भी बिहार की सियासत को नहीं समझ पाएंगे। और जिन्हें ये लगता है कि 1-2 महीने घूम करके बिहार समझ लेंगे, मैं अपने ऊपर भी कह रहा हूँ, जिन्हें ये लगता है कि बिहार के 4 बड़े नेताओं के बीच उठ बैठ के बिहार को समझ लेंगे, और जिन्हें ये लगता है कि बिहार की सड़क पर घूम के 4-5 लोगों से बात करके और गांव में जाकर के 4-6 लोगों से मिलके बिहार समझ लेंगे, तो इतनी आसानी से बिहार समझ आने वाला है नहीं। तो आपको क्या ये पूरी मंत्रिमंडल की लिस्ट और विभागों की लिस्ट में समझ में आया? आप भी हमें जल्दी से बता डालिए। और आप बिहार के जो मौजूदा हालिया राजनीति चल रही है उसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।